फिल्मी ब्लॉकबस्टर स्टोरीज पर आस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सारू है। सारू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं। इन्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसी स्टेशन पर एक दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। सारू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सारू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि दूध कहाँ से लेकर आए हो, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। इसी रात सारू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सारू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सारू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सारू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सारू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊंगा, तुम यही रहना। जाने से पहले सारू अपने भाई से कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है ठीक है, 2000 जलेबियां। उसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सारू। सारू वही प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। वो अपने भाई को आवाज देता है, साथ आग। ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, मगर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बावजूद वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से बंद होती है, यानी सारू अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। सारू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से होता है। वो जिस स्टेशन पर उतरता है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वहाँ सब बंगाली जबान बोल रहे होते हैं। सारू किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वो एक बार फिर रात के अंधेरे में उस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला होता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तब उसे देवी माँ की एक मूर्ति नजर आती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के कदमों में जो कुछ भी होता है वही खा लेता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सारू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सारू कहता है गणेश तलाई। ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। अगली सुबह यहाँ रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सारू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को आहिस्ता से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सारू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। सारू अपनी माँ की मदद किया करता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर होता है और उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। इसी तरह सारू के यहाँ 2 महीने गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बारिश हो रही होती है, एक कैफे के अंदर एक लड़का काफी पी रहा होता है और बाहर से सारू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सारू को कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो सारू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि ये लड़का बंगाली नहीं है। पुलिस सारू से उसके गांव का नाम पूछती है। सारू कहता है गणेश तलाई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सारू से उसकी माँ का नाम भी पूछता है। कहता है कि मेरी माँ का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी माँ का असल नाम मालूम नहीं होता। पुलिस उसके वालिदैन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। सारू 3 महीने वहाँ पर गुजारता है। 3 महीनों के बाद सारू से एक औरत मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सारू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे खानदान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमने इस खबर को इस अखबार में भी शाया किया जिसे रोजाना 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सारू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास गड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती हैं कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की है। उसके बाद सारू को एक ऐसे घर में रखा जाता है जहाँ कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको अंग्रेजी के अल्फाज, टेबल मैनर्स और सब कुछ सिखाती हैं। कुछ वक्त के बाद सारू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां मिस्टर जॉन और उनकी बीवी सो होती हैं, जिन्होंने सारू को गोद लिया होता है। वो उसे अपने बेटे की तरह रखते हैं। सारू शुरू में बहुत गुमसुम रहता है, क्योंकि ये मुल्क, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ सारू के लिए बिल्कुल नया होता है। सारू की नई माँ, जिसका नाम सू होता है, वो सारू से अंग्रेजी में कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा सफर आसान नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता सारू इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी बीवी सू सारू से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते हैं। वो इसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते।
1 साल बाद वो एक और बच्चे को भी गोद लेते हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहता है और पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। सारू अब बड़ा हो चुका होता है। मिस्टर जॉन और उनकी बीवी सू आज भी सारू को अपनी औलाद की तरह ही रखते हैं। सारू होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात इस भाई से भी होती है जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने सारू के बाद गोद लिया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सारू अब होटल मैनेजमेंट की तालीम मुकम्मल कर रहा होता है। वो कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से है। उसके बाद वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ सारू भी जाता है। वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ सारू को अपने बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी मांगी थी और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सारू ने कहा था कि एक दिन हम सारी जलेबियां खरीद लेंगे। सारू को याद आता है कि वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। वहाँ एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सारू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सारू कहता है गनीस तलाई। वहाँ एक लड़का कहता है कि अगर हम कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से वक्त और ट्रेन की रफ्तार को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। लेकिन सारू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये सब पार्टी से निकल जाते हैं। सारू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रात के वक्त ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद सारू को एहसास होता है कि उसके गुम हो जाने के बाद उसकी माँ, भाई और बहन उसके लिए कितने परेशान हुए होंगे। इसी एहसास के बाद वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करता है और हर तरह से अपने गाँव गिनीस तलाई को ढूंढने की कोशिश करता है। लूसी और सारू का रिश्ता और भी गहरा हो चुका होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन सारू आज भी अपने खानदान के लिए परेशान रहता है। उसे कई बार अपने भाई की तस्वीर नजर आती है और उसे एहसास होता है जैसे उसका भाई उसे घर वापस आने के लिए कह रहा हो। सारू अपने खानदान की यादों में इतना खो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लूसी से दूर हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। इसके बाद लूसी और सारू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद लूसी को एक दिन सारू नजर आता है। सारू को आज तक यही लगता था इसकी माँ सो ने उसे इसलिए गोद लिया था क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन सू सारू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, मगर मैंने और तुम्हारे डैड जान ने फैसला किया था कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे बल्कि 2 बच्चों को गोद लेंगे। सो बताती है कि एक दिन मैं खेत में काम कर रही थी और मैं बहुत रो रही थी। मैं चाहती थी कि जमीन मुझे निगल गई। तब मैंने खेत की दूसरी तरफ एक बच्चे को देखा जिसकी जिल्द भूरी थी और अगले ही लम्हे वो बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर तुम हमारी जिंदगी में आए। ये सुनकर सारू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ सो का साथ देना चाहिए और साथ ही अपनी असली बायोलॉजिकल माँ और अपने भाई को भी ढूंढना चाहिए। इसलिए वो एक बार फिर गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया का नक्शा देखता है तो उसे वो जगह नजर आ जाती है जहां उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आसपास के पूरे इलाके को सर्च करता है और आखिरकार उसे अपना गाँव, जिसका नाम गनीस तलाई होता है, मिल जाता है। इसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश में है। वो वहां पहुंच जाता है, उस जगह जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बचपन की यादों के साथ आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंचता है जहां वो बचपन में अपनी माँ, भाई और बहन के साथ रहा करता था, मगर अब वो घर खाली होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे अंग्रेजी आती होती है। सारू उसे अपने भाई और बहन का नाम बताता है और पूछता है कि जो खानदान पहले इस घर में रहता था वो अब कहाँ गया है, मगर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता। इसी वक्त सारू को अपनी माँ नजर आती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोता है। सारू की माँ आज तक इस गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा। सारू की बहन भी वहाँ होती है। वो अपनी बहन को भी अपने गले से लगा लेता है। उसके बाद सारू को पता चलता है कि उस रात जब उसका भाई गुड्डू काम पर जा रहा था तो उसने सारू को स्टेशन की बेंच पर सुला दिया था, और जब गुड्डू जा रहा था तो सारू ने उससे कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। इसी रात सारू के भाई गुड्डू की एक ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। यानी एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटे खो दिए थे, एक हमेशा के लिए और एक बरसों के लिए। लेकिन उसकी उम्मीद, उसका यकीन और खुदा पर उसका भरोसा कायम रहा। इसीलिए वो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सारू का इंतजार करती रही, और आज 25 साल बाद उसका बेटा वापस लौट आया।
उसके बाद सारू ऑस्ट्रेलिया में अपनी माँ और डैड को फोन करता है और उन्हें सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मुझे अपनी दोनों माँओं की जरूरत है। इंडिया में सारू अपनी माँ के साथ उन जगहों पर जाता है जहाँ वो बचपन में अपने भाई के साथ जाया करता था। उन रास्तों पर चलते हुए उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सारू को यहाँ एक और बात का पता चलता है कि उसका नाम सारू नहीं बल्कि शेरू था, जिसका मतलब होता है लाइन। आखिर में हमें कुछ असली फुटेजेस दिखाए जाते हैं। इंडिया में सारू की जो असल बायोलॉजिकल माँ होती है वो उसे अपने गले से लगा लेती है। ये एक सच्ची कहानी थी सारू की। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल इसी 1000 बच्चे गुम हो जाते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत सारू जैसे हो। इसीलिए इस पूरी कहानी और इस पूरी फिल्म के असल हीरो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी बीवी सो हैं, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे बल्कि उन बच्चों को अपनाएंगे जिन्हें इस दुनिया में किसी की जरूरत होती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 8 है। इस फिल्म का बजट $12 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर उसने $181 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।